Hello guys, this is Sanya Soni here and welcome to my channel Let's Top the Exam। हमने पीछे वाली वीडियोस में मेनली डिस्कस किया था अबाउट बायो चैप्टर्स के बारे में। ठीक है, कुछ बायो के टॉपिक्स थे जो हमने वहां पर डिस्कस किए थे, जो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, मेनली जीएस की प्रेपरेशन में। सिमिलरली आज हम बात करेंगे पॉलिटी के बारे में। ठीक है, कि भारत की जो राज्य व्यवस्था है और जो संविधान है वो सब कुछ क्या है, उन सब के बारे में बात करेंगे। ठीक है, ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन वीडियो रहेगी जिसमें हम पता करेंगे कि क्या क्या चीज होती है, कैसे आजादी से पहले भारत की राज्य व्यवस्था थी, आजादी के बाद कैसे है, तो ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। ठीक है, ये जो टॉपिक है ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जनरल अवेयरनेस के लिए, क्योंकि अभी 50-50 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं जीएस के अंदर, जिसमें मेनली जो टॉपिक रहते हैं पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी और हिस्ट्री रहता है और साइंस रहता है। साइंस में बहुत ज्यादा क्वेश्चन बायो के पूछे जाते हैं और इन सब में पॉलिटी सेक्शन से काफी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, मेनली आरपीएफ एग्जाम, दिल्ली पुलिस एग्जाम, स्टेट एग्जाम, इन सभी में। सो आज हम देखते हैं इस टॉपिक को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर एंड कमेंट, ताकि आने वाली अपडेट्स, आगे आने वाले टॉपिक्स आपको मिलते रहें, और प्लीज बेल आइकन जरूर प्रेस करें। चलिए शुरू करते हैं। इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक इंट्रोडक्शन होती क्या है। ठीक है, जैसे कि जहां जहां लेजर पॉइंट चलेगा वहां वहां ध्यान रखना। चलिए बेसिक इंट्रोडक्शन देखते हैं। देखो, इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि अबाउट पॉलिटी, पॉलिटी क्या है, कहाँ से वर्ड आया है, कैसे पॉलिटी बनी। ठीक है, फिर हम देखेंगे थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्शन, हमारे संविधान का ओनली इंट्रोडक्शन देखेंगे अभी। बाद में हम डिस्कस करेंगे इन सब के बारे में कि कितने पार्ट्स हैं, कितने शेड्यूल है, क्या कुछ है, वो संविधान हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम सिर्फ थोड़ा सा ये डिस्कस करेंगे कि संविधान होता क्या है, कहाँ से क्या कुछ है। ठीक है, नेक्स्ट है इवोल्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, की हमारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो बना कैसे, कैसे उसका निर्माण होना शुरू हुआ हमारे भारत के संविधान का। जैसे कि फर्स्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स बिफोर 1857, की 1857 से पहले ऐसे क्या राजनीतिक, कैसे ऐसे क्या हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव और लेजिस्लेटिव जो रिफॉर्म्स हैं हुए थे। ठीक है, जिसकी वजह से हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में हेल्प मिली। वैसे ही आफ्टर 1857 की ऐसे क्या रिफॉर्म रहे होंगे 1857 के बाद। यहाँ पे 1857 क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि 1857 में हमारा फर्स्ट इंडिपेंडेंस वॉर शुरू हुआ था, जो भारतीय ने शुरू किया था, हम इंडियंस पीपल ने शुरू किया था। और उससे पहले हमारी क्या स्थिति थी, उसके बाद क्या है, ये हम देखेंगे और इससे पता करेंगे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे बनाया गया है। ठीक है, चलिए फर्स्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लेजिस्लेटिव रिफॉर्म बिफोर 1857, कि 1857 से पहले क्या क्या एडमिनिस्ट्रेटिव और लेजिस्लेटिव रिफॉर्म हुए थे। उसमें क्या हुआ था, एक तो आया था हमारा रेगुलेटिंग एक्ट। क्या आया था, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का। ये एक बार पूरा ओवरव्यू है, इनके बारे में आपको कंप्लीट इंट्रोडक्शन आगे मिलेगी, इसके लिए आप वीडियो को आगे तक देखिए। जैसे कि रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, पिट्स इंडिया एक्ट आया था 1784, चार्टर एक्ट, ये जो चार्टर एक्ट है ना, ये हर 20 साल में एक बार आता था। ठीक है, 1857 से पहले फर्स्ट जो चार्टर आया था वो आया था 1793 के अंदर, सेकंड चार्टर आया था 1813 के अंदर, थर्ड चार्टर आया था 1833 के अंदर, और जो फोर्थ चार्टर आया था वो 1853 में आया था। बट ये इसने 20 साल निकाले ही नहीं, क्योंकि 1857 में रिवोल्ट शुरू हो गया था, जिसकी वजह से ये चार्टर बीच में ही रह गया, और उसके बाद हमने अपनी और चीजें बनाने शुरू कर दी, और एक्ट्स आने शुरू हो गए। ठीक है, तो चार्टर एक्ट जो होता है वो हर 20 साल के बाद आता था। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इन सब के बारे में। और एक है एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लेजिस्लेटिव आफ्टर 1857। ठीक है, 1857 के बाद क्या हुआ, देखो चार्टर बीच में रुक गया, तो 1858 को हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लेके आए हम। ठीक है, उसके बाद आया इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के अंदर, सेकंड फिर से इंडियन काउंसिल एक्ट आया 1892 के अंदर, फिर आता है मोरले मिंटो रिफॉर्म एंड इंडियन काउंसिल एक्ट 1909।
ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट एक्ट है, मोर्ले मिंटो और ये माउंट चैम्सफोर्ड रिपोर्ट, ये काफी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, इनमें से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, सो आप इनको ध्यान से देखिएगा। मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिपोर्ट एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, उसके बाद आता है साइमन कमीशन 1927 के अंदर, फिर आती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ये वो एक्ट है जिसके थ्रू हमने हमारे अभी प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर काफी चीजें कॉपी करी हुई हैं। ठीक है, उस टाइम में संविधान, ये बोल सकते हो कि हमने यहाँ से ऐसे बहुत सी चीजें जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कॉपी करी हैं। ठीक है, क्रिप्स मिशन, फिर क्रिप्स मिशन आया था, उसके बाद कैबिनेट मिशन प्लान आया था, फिर आता है माउंटबेटन प्लान। ठीक है, एंड नेक्स्ट द लास्ट द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट। ठीक है, इसके बाद हमें पता है 1947 में हमें आजादी मिल जाती है, 15 अगस्त 1947 को अपना इंडिपेंडेंस डे होता है, लेकिन पाकिस्तान का कब होता है, 14 अगस्त 1947। ठीक है, चलिए अब इन सब के बारे में पढ़ते हैं हम, क्या चीज है, क्या कैसे हमारा संविधान बना है, कहाँ कहाँ से हमने सोर्स इकट्ठे किए हैं, कैसे हमने सारी बात करी है। अभी मैं बोल रही हूँ हम पहले यहाँ पे सिर्फ बात करेंगे इंट्रोडक्शन के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन हम आगे पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, उसमें क्या चीज है क्या नहीं वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अभी हम सिर्फ जो मैंने यहाँ पे पॉइंट्स लिखे हैं इन सब पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे, ये कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले के पॉइंट्स हैं और यहीं से हमने कुछ ना कुछ चीजें उठा के हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी ऐड करी है। ठीक है, चलिए फर्स्ट है इंट्रोडक्शन। हमने कहा था कि हम पहले पॉलिटी के बारे में पढ़ेंगे कि जो राजनीतिक राज्य व्यवस्था और ये सारी चीजें क्या होती है। ठीक है, पॉलिटिक्स, ठीक है, राजनीति, जैसे यूपीएससी के लेवल में तो काफी चली जाती है, बट हम यहाँ पे इसको पॉइंट टू पॉइंट डिस्क्राइब करेंगे। जैसे पॉलिटिक्स वर्ड ड्राइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड पोलिस, ठीक है, जिसका मतलब होता है सिटी एंड स्टेट। क्या मतलब होता है, सिटी एंड स्टेट। ये वर्ड पॉलिटिक्स है, पॉलिस से ड्राइव हुआ, इसका मतलब सिटी और स्टेट होता है। ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, ये क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछे जाते। जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो मैं आपको बिल्कुल ऐसे करके बताऊंगी कि हाँ इस टॉपिक में से क्वेश्चन आएगा। you have to learn it, you have to revise it। ठीक है, सेकेंड है फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। कौन होता है फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस? वेस्ट के अंदर किसको माना जाता है, एरिस्टोटल को। एंड फर्स्ट पॉलिटिकल थिंकर, जो पहले पॉलिटिकल थिंकर है वो मन्नू को माना जाता है, और उसकी फेमस बुक थी मन्नूस्क्रिप्ट, जिसे क्या बोला जाता है, फर्स्ट लॉ बुक इन इंडिया। पहली लॉ बुक है इसकी मन्नूस्क्रिप्ट। ठीक है, नेक्स्ट लेटर इट वॉज कौटिल्य। फिर कौटिल्य अपना अर्थशास्त्र लेके आता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, बुक ऑफ इंडियन पॉलिटी, कि क्या राजनीति चलनी है, क्या पॉलिटिक्स चलनी है। ठीक है, वो सब कुछ कौन बताता है, अर्थशास्त्र फिर अपनी बुक में बताता है, कौटिल्य बताता है अपनी बुक में, जो इसका नाम क्या है, अर्थशास्त्र। तो इसमें ये पूछा जाता है कि जो अर्थशास्त्र जो बुक है उसके राइटर कौन है, कौटिल्य। ठीक है, और मनुस्क्रिप्ट के कौन है, मनु, और मनुस्क्रिप्ट फर्स्ट लॉ बुक है किसकी, इंडिया की। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं। अभी देखो हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, भाई हमारे संविधान में क्या क्या चीज है, कैसे कैसे वो बना। ठीक है, देखो इंडिया अ यूनियन ऑफ स्टेट। इंडिया क्या होता है, अ यूनियन ऑफ स्टेट है, इज अ सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक विद अ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ अ गवर्नमेंट। हमारे पास कौन सी गवर्नमेंट है, कौन सा पार्लियामेंट्री सिस्टम है, हम मेनली ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम फॉलो करते हैं, जिसमें हमारे पास यूनिटरी और फेडरल दोनों कैरेक्टर होते हैं। ठीक है, और ये इसमें जैसे ये सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक जो दिख रहा है आपको, ये प्रियम्बल में एज इट इज लिखा हुआ है। ठीक है, और ये इनकी जो सीरीज होती है ना, कि इनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, इनकी सीरीज अरेंज करो कि पहले नंबर पे कौन, जैसे फर्स्ट पे सोवरेन है, सेकंड पे सोशलिस्ट है, थर्ड वन इज अ सेक्युलर, फोर्थ इज अ डेमोक्रेटिक एंड फिफ्थ इज अ रिपब्लिक। तो ये सीरीज में अरेंज करने आते हैं, यू मस्ट लर्न इट। ओके, नेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कि जो हमारा संविधान है उसको अडॉप्ट किया है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने। अडॉप्ट कब किया है हमने, 26 नवंबर 1949 को, बट केम इनटू फोर्स, लेकिन उसको अपनाया कब गया,
जैन 26 1950, ठीक है। सो कई बार ये पूछा जाता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कब किया है। सब क्या करते हैं 26 जनवरी 1950, क्योंकि रिपब्लिक डे होता है उस दिन निशान लगा के आ जाता है हाँ जनवरी 26 1950, बट ये इसका आंसर नहीं होता। उस दिन ये लागू किया गया था। हमने इसको अडॉप्ट कब किया था, नवंबर 26 1949 को, और उसी दिन हम अभी क्या बनाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन डे बनाते हैं, ठीक है, भीमराव अंबेडकर की याद में। एंड केम इनटू फोर्स जैन, और 26 1950 को रिपब्लिक डे के रूप में हमने मनाया था। हमने 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया था और हमने छोड़ा था 26 1950 के लिए, क्योंकि इसलिए हमने 26 में, ताकि उस दिन हमारा रिपब्लिक डे था, ठीक है, इसलिए हम उसको क्या बनाते हैं, रिपब्लिक डे के रूप में बनाते हैं 26 को। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द यूनियन। जो प्रेसिडेंट होता है ना इंडिया का, वही इसका हेड होता है। और हमारे भारत देश का जो पहला नागरिक है, पहली सिटीजन है, वो कौन होता है, वो भी प्रेसिडेंट ही होता है, ठीक है। सब मतलब सबका हेड कौन होता है, प्रेसिडेंट होता है। कई बोलते हैं पीएम होता है, पीएम नहीं होता, वो प्रेसिडेंट होता है, ठीक है। अभी हमारी प्रेजेंट प्रेसिडेंट कौन है, द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हमारे पास 3 ब्रांच होती है। कौन कौन सी, एग्जीक्यूटिव ब्रांच, लेजिस्लेटिव ब्रांच और जुडिशियल ब्रांच। एग्जीक्यूट का मतलब क्या होता है, किसी चीजों को कोई प्लान बना दिया, कोई और चीज बना दी, उसको एग्जीक्यूट करने का काम करना। और लेजिस्लेटिव का मतलब होता है उसके ऊपर बिल्स बनाना, भाई डिस्कस वगैरह करके वो सारी चीजों को, जैसे ये चीज ऐसे होनी चाहिए, ये चीज ऐसे होनी चाहिए, इसको हमें ऐसे फंक्शन करना है, वो सारी रिपोर्ट कौन बनाएगा, लेजिस्लेटिव ब्रांच। और वो बनाने के बाद उसको एग्जीक्यूशन का काम कौन करेगा, उसको लागू कौन करेगा, प्रेसिडेंट, ठीक है, प्रेसिडेंट करेगा, प्राइम मिनिस्टर करेगा, ठीक है। लेजिस्लेचर का काम किसका होता है, लोकसभा और राज्यसभा का होता है। जुडिशियल ब्रांच तो हमें पता है जो हमारी न्याय की ब्रांच होती है, उसमें मेनली जितनी भी सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स है, लोअर कोर्ट्स है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स है, वो सारी आ जाती हैं। देखो एग्जीक्यूटिव ब्रांच में क्या है, कंटेन प्रेसिडेंट, हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द स्टेट होता है, प्राइम मिनिस्टर जो कि हेड होता है गवर्नमेंट का और रन करता है ऑफिस को विद द सपोर्ट ऑफ अ काउंसिल ऑफ अ मिनिस्टर हु फॉर्म द कैबिनेट मिनिस्ट्री। वो ऑफिस को रन करता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के सपोर्ट से, जो क्या होती है, कैबिनेट मिनिस्ट्री को फॉर्म करती है, ठीक है। लेजिस्लेटिव ब्रांच हमें पता है वो लोकसभा और राज्यसभा की, हमारे देश में एक लोकसभा है, एक राज्यसभा है। जो अपर हाउस है वो राज्यसभा होता है, लोअर हाउस वो लोकसभा होता है। और जो राज्यसभा का जो चेयरमैन होता है वो वाइस प्रेसिडेंट होता है। जुडिशियल ब्रांच मीन सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट हम डिस्कस कर चुके हैं। देखो द कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड है, जब हमने 26 ऑफ नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन अडेप्ट किया था, उस टाइम पे हमारे पास 22 पार्ट्स थे। कितने पार्ट थे, 22 पार्ट्स थे, 395 आर्टिकल, 395 आर्टिकल्स थे और 8 शेड्यूल थे। कितने शेड्यूल थे, 8 शेड्यूल थे। बट नाउ इट प्रेजेंट टेक्स्ट, लेकिन अभी जो हमारा प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वो अमेंडेड होता रहता है टाइम टू टाइम, ठीक है। टाइम टू टाइम वो क्या होता है, अमेंड होता रहता है, मतलब उसमें चेंजेस होते रहते हैं। सो कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड हैज 22 पार्ट्स, 395 आर्टिकल और 8 शेड्यूल, बट नाउ इट प्रेजेंट टेक्स्ट इज अमेंडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम। आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, कि जो हमारा संविधान है वो पूरे संसार का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, ठीक है। यूनाइटेड किंगडम का लिखित नहीं है, बाकी और कंट्रीज का रिटर्न है, ठीक है। और सबसे बड़ा रिटर्न एलिफेंट साइज किसको बोला जाता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बोला जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखो एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लेजिस्लेटिव रिफॉर्म बिफोर 1856 हम हमारे कंटेंट में देख चुके हैं कि इसमें क्या क्या चीजें, जैसे रेगुलेटिंग एक्ट था, फिर इंडिया एक्ट था, फिर चार्टर एक्ट था, 4 चार्टर एक्ट आए थे। उसके बाद 4th चार्टर एक्ट वो बीच में ही रुक गया था, 20-20 साल के चार्टर एक्ट होते हैं। अब इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे, यहीं से मेनली क्वेश्चन बनने शुरू होते हैं, ठीक है। जैसे रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 सबसे पहले कौन सा आया, जब 1857 में जो रिवोल्ट हुआ था उससे पहले कौन कौन से रिफॉर्म हुए थे, ठीक है। फर्स्ट आया था रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। मेरे इनकी डेट याद रख लेना, कौन सा एक्ट कब आया था। देखो बेस्ड ऑन द रिपोर्ट ऑफ अ कमेटी हेडेड बाय द ब्रिटिश पीएम लॉर्ड नॉर्थ। एक ब्रिटिश पीएम थे, उनका नाम था लॉर्ड नॉर्थ, ठीक है। उनकी जो उन्होंने कमेटी हेड की थी ना,
उनकी रिपोर्ट पे बेस है, ठीक है। एक कमेटी बनाई गई थी जिसके ये हेड थे, और उनकी जो उस कमेटी में जो रिपोर्ट रखी गई थी ना, उस टाइम ये उस पे रखा हुआ है। देखो सुप्रीम, इस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट को इस्टेब्लिश किया गया था, सुप्रीम कोर्ट का निर्माण हुआ था, उसकी नींव रखी गई थी, बट कहाँ सबसे पहले कहाँ रखी? कलकत्ता के अंदर, ठीक है। तो ये पूछा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट रेगुलेटिंग एक्ट के दौरान कब इस्टेब्लिशमेंट हुई थी और कहाँ कहाँ हुई थी? मींस कलकत्ता में हुई थी। गवर्नेंस ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, देखो गवर्नेंस ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वाज पुट अंडर ब्रिटिश पार्लियामेंट्री कंट्रोल, ठीक है। जो भी राज्य व्यवस्था थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, ठीक है, वो किसके अंडर कंट्रोल में थी? ब्रिटिश के कंट्रोल में थी, ब्रिटिश पार्लियामेंट्री कंट्रोल में थी। एंड गवर्नर ऑफ बंगाल नॉमिनेटेड एज अ गवर्नर जनरल ऑफ 3 प्रेसिडेंसीज। जो गवर्नर थे ना बंगाल के गवर्नर को नॉमिनेट किया गया था 3 प्रेसिडेंसी के गवर्नर जनरल के रूप में। कौन कौन सी थी? कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास। वॉर्न हास्टिंग द फर्स्ट गवर्नर जनरल, और पहले गवर्नर जनरल कौन बने थे? वॉर्न हास्टिंग। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल, ठीक है, वॉर्न हास्टिंग। सेकंड है पिट्स इंडिया एक्ट जो 1784 में आया था, ठीक है। इसमें क्या हुआ था? इनेक्टेड टू इम्प्रूव रेगुलेटिंग एक्ट 1773। हम इस पिट्स इंडिया एक्ट को इसीलिए लेके आए थे ताकि हम जो रेगुलेटिंग एक्ट हमने पास किया है, जो रिपोर्ट पास हुई है, जो पीएम लॉर्ड नॉर्थ ने हेड करी थी 1773 के अंदर, उसमें कुछ इंप्रूवमेंट कर सकें। तो हमने क्या इंप्रूवमेंट किए? पहले तो हमने क्या किया, 6 मेंबर बोर्ड ऑफ कंट्रोल वाज सेटअप। हमने बोर्ड ऑफ कंट्रोल सेट किया जिसमें कितने मेंबर थे? 6 मेंबर थे, एंड हेडेड बाय द मिनिस्टर ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट। और ये कौन? ब्रिटिश जो लोग होते थे, जो ब्रिटिश के मिनिस्टर्स होते थे, ब्रिटिश पार्लियामेंट में जो मिनिस्टर्स होते थे, वही इसको हेड करते थे। जितनी भी पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो सारी किसके पास थी? ब्रिटिश के पास थी। मतलब अभी 1857 से पहले भारतीयों के पास कोई अधिकार ही नहीं है किसी चीज का, ठीक है। ट्रेड एंड कॉमर्स रिलेटेड इश्यूज अंडर द प्रिव्यू ऑफ द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। जितने भी ट्रेड और कॉमर्स से रिलेटेड इश्यूज होते थे वो किसके कंट्रोल में थे? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। एक तो होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल जिसमें 6 मेंबर थे, जिसको कौन हेड करता था? ब्रिटिश पार्लियामेंट के मिनिस्टर। पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी रखते थे बोर्ड ऑफ कंट्रोल, लेकिन बाकी जो ट्रेड से रिलेट हो गया, कॉमर्स से रिलेटेड जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो डायरेक्ट कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के पास जाती थी, ठीक है। नेक्स्ट अब बारी आती है चार्टर एक्ट की। फर्स्ट जो चार्टर एक्ट है वो कब आया था? 1793 के अंदर आया था। ये जो चारों चार्टर एक्ट है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड चार्टर एक्ट ऑफ 1793 का चार्टर फर्स्ट बार कब आया था? प्रोवाइडेड फॉर द पेमेंट ऑफ सैलरीज ऑफ द मेंबर ऑफ अ बोर्ड ऑफ कंट्रोलर फ्रॉम इंडियन रेवेन्यू। जितनी भी पेमेंट होती थी बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जो 6 मेंबर कमेटी बनाई गई थी पिट्स इंडिया एक्ट के अंदर, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर जो पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी रखते थे, उनकी जो जितनी भी सैलरी की पेमेंट होती थी वो हमारे इंडियन रेवेन्यू से दी जाती थी। हमारे भारत में जो कोष होता था वहां से दी जाती थी, मींस इंडियन रेवेन्यू से दी जाती थी। एंड कोर्ट्स वर गिवन द पावर टू इंटरप्रेट रूल्स एंड रेगुलेशन, और कोर्ट्स को वहां पे पावर थी कि वो रूल्स एंड रेगुलेशन के अंदर इंटरप्रेट कर सकते हैं। नेक्स्ट चार्टर एक्ट ऑफ 1813। सेकेंड एक्ट आता है 20 साल बाद 1813 में, जिसे दूसरा चार्टर बोलते हैं। इसमें क्या हुआ था? जो ईस्ट इंडिया कंपनी की ट्रेड मोनोपोली थी वो क्या हो गई थी? खत्म हो गई थी, ठीक है। मींस इसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉप पॉइंट है ये कि ट्रेड मोनोपोली ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी केम टू एंड, मतलब वो खत्म हो गई थी जो ट्रेड मोनोपोली थी। एंड पावर ऑफ द 3 काउंसिल, जो हमने अभी ऊपर पढ़ा था रेगुलेटिंग में ही, जो 3 काउंसिल थी मद्रास, कलकत्ता और बॉम्बे, उसकी पावर को क्या कर दिया? चार्टर में बढ़ा दिया। एंड लोकल ऑटोनॉमस बॉडी है, जितनी भी लोकल बॉडीज थी उनको शक्ति थी, उनके पास पावर थी कि वो क्या कर सकती हैं? अपनी मर्जी से टैक्स इकट्ठा कर सकती हैं, टू लेवी टैक्सेस। नेक्स्ट फोर्थ, और द क्रिश्चियन मिशनरीज आर अलाउड टू सेपरेट देयर रिलीजन्स इन इंडिया, और जितने भी क्रिश्चियंस थे उनको अलाउ कर दिया कि आप इंडिया में आओ और अपना जो धर्म है उसको क्या करो? चारों जगह सेपरेट करो, इंडियंस लोगों में सेपरेट करो, ठीक है। उनको धर्म बदलने के लिए बोलो, उनके अंदर क्रिश्चियंस के लिए जागरूकता फैलाओ, ठीक है। ये चार्टर एक्ट सेकंड में बात हुई थी जो 1813 में आया था।
इनमें मेनली आपको इन पॉइंट में से ही एक चीज मिलेगी कि ट्रेड मोनोपोली ईस्ट इंडिया कंपनी की कब खत्म हुई। आपसे ये पूछ लेगा कब हुई, चार्टर एक्ट ऑफ 1793 या चार्टर एक्ट ऑफ 1830, तो चार्टर एक्ट ऑफ 1813। नेक्स्ट बात करते हैं चार्टर ऑफ 1833, थर्ड चार्टर जो 20 ईयर्स बाद फिर आया। इसमें क्या किया कि जो गवर्नर जनरल थे और जो उसकी काउंसिल थी उसको बहुत वास्ट पावर दे दी, एंड काउंसिल गेट फुल पावर रिगार्डिंग रिवेन्यू। और जो काउंसिल थी उसको रिवेन्यू के रिगार्डिंग फुल पावर थी, वो कुछ भी मतलब रिवेन्यू से रिलेटेड वो कुछ भी अपनी मर्जी से रूल्स बना सकती थी, रेगुलेशन बना सकती थी। एंड अ सिंगल बजट वाज फॉर्म्ड बाय द गवर्नर जनरल, और एक सिंगल बजट, पहली बार जो बजट फॉर्म किया गया सिंगल, ठीक है, 1833 में फॉर्म किया गया, वो भी गवर्नर जनरल के द्वारा, ठीक है, क्योंकि गवर्नर जनरल की पावर को इस एक्ट के अंदर क्या कर दिया था, बढ़ा दिया गया था। फर्स्ट टाइम द गवर्नर जनरल गवर्नमेंट, पहली बार जो गवर्नर जनरल की गवर्नमेंट थी ना उसे क्या कह दिया गया, नोन एज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसे इंडिया की गवर्नमेंट बता दिया गया। एंड हिज काउंसिल, और उसकी काउंसिल को क्या नाम दे दिया गया, इंडियन काउंसिल। मतलब इन्होंने इंडिया के अंदर पूरा अधिकार जमाना शुरू कर दिया थर्ड चार्टर तक, 1833 तक, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ जो लास्ट था 1853 में आया था, ठीक है। इसमें क्या हुआ, दिस वाज अ लास्ट चार्टर एक्ट, ये लास्ट था। एक सेपरेट गवर्नर फॉर बंगाल वाज टू बी अपॉइंटेड, इसमें बंगाल के लिए एक अलग से गवर्नर को नियुक्त किया गया। एंड रिक्रूटमेंट ऑफ अ कंपनी एम्प्लॉय वाज टू बी डन थ्रू कॉम्पिटिटिव एग्जाम, और जितने भी कंपनी में एम्प्लॉयज थे उनको रखा जाता था वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम, मतलब एग्जाम लेके रखा जाता था, ठीक है। तो यहाँ से शुरुआत होती है कॉम्पिटिशन की, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, कहाँ से, चार्टर एक्ट ऑफ 1853। तो यही क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट टाइम कॉम्पिटिटिव एग्जाम कौन से चार्टर में लिए गए, 1853 के अंदर। और लेजिस्लेटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन ऑफ द काउंसिल वर सेपरेटली आइडेंटिफाइड, उनको अलग अलग कर दिया गया कि लेजिस्लेचर अलग संभालेगा, एडमिनिस्ट्रेशन अलग होगा। सो ये था हमारा सारा बिफोर 1857। इसमें साफ दिख रहा है कि जितने भी लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रही थी या फिर जितनी भी पावर्स थी उसमें इंडियंस का कोई हाथ ही नहीं था, सारे के सारे ब्रिटिश के अधीन थे। बस इंडिया को तो खर्चा लेने के लिए रखा गया था कि हाँ बस हमारा जितना भी पैसा आएगा सैलरी पेमेंट देने के लिए वो हम इंडिया के रिवेन्यू से लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लेजिस्लेटिव रिफॉर्म आफ्टर 1857। 1857 के बाद जब हमारा फर्स्ट इंडिपेंडेंस रिफॉर्म हुआ, रिवोल्ट हुआ, उसके बाद क्या क्या चेंजेस हुए, देखो सबसे पहले आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, 1858 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया। इससे हमने फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बाय इंडियंस, भारतीयों के द्वारा पहला स्वतंत्रता रिफॉर्म बोला, युद्ध बोला या फिर क्रांति बोल सकते हो। एंड पावर ऑफ अ क्राउन, जितनी भी पावर थी क्राउन की, क्राउन का मतलब होता है जो ब्रिटिश के राजा वगैरह होते थे ना, राजा जैसे विक्टोरिया, एलिजा, ये सब कुछ, तो ये सिर्फ क्राउन बोला जाता था। वर्ड टू बी एक्सरसाइज्ड बाय द सेक्रेटरी ऑफ अ स्टेट फॉर इंडिया एंड असिस्टेड बाय द काउंसिल ऑफ अ 15 मेंबर नोन एज काउंसिल ऑफ इंडिया। हमने बोला था कि काउंसिल ऑफ इंडिया बना दिया गया था पीछे वाले चार्टर में, तो काउंसिल ऑफ इंडिया के जो 15 मेंबर थे ना वो क्राउन की पावर को क्या करते थे, असिस्ट करते थे, किसके थ्रू, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के थ्रू, ठीक है। एंड कंट्री वाज डिवाइडेड इनटू प्रोविंस हेडेड बाय द गवर्नर और लेफ्टिनेंट गवर्नर। जैसे आज हमारे यहाँ पे जो स्टेट्स हैं वो सीएम चलाता है, गवर्नर भी होता है एक स्टेट का, यूटी में लेफ्टिनेंट गवर्नर भी होता है। वैसे ही उस टाइम पे भी जो कंट्री थी ना उसको हमने प्रोविंस में डिवाइड कर दिया था, और जो किसके द्वारा हेड की जाती थी, गवर्नर और लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा। एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट फंक्शन अंडर द सुपरिटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ अ गवर्नमेंट, जितने भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट के जो फंक्शंस होते थे वो सारे गवर्नर जनरल के कंट्रोल में, उसकी डायरेक्शन में, उसकी सुपरिटेंडेंस में होते थे, जिसका चाहे कितने भी मैटर्स हो। एंड सेक्रेटरी ऑफ अ स्टेट वाज रिस्पॉन्सिबल टू ब्रिटिश पार्लियामेंट, और जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होता था वो रिस्पॉन्सिबल होता था किसके लिए, ब्रिटिश पार्लियामेंट के लिए, ठीक है। उसके बाद देखते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। 1861 का इंडियन काउंसिल एक्ट है क्या, 1861 का इंडियन काउंसिल एक्ट देखेंगे तो इसमें क्या हुआ था, दिस एक्ट इनेबल्ड द गवर्नर जनरल to associate representative of the Indian people with the work of legislation by nominating them to expand council। इसमें क्या कर दिया, इंडियन पीपल को नॉमिनेट करना शुरू कर दिया
अपनी काउंसिल को क्या करने के लिए, बढ़ाने के लिए, ताकि काउंसिल का साइज क्या हो जाए, बढ़ जाए। एंड इट डिसेंट्रलाइज द लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द गवर्नर जनरल काउंसिल एंड वेस्टेड देम इन द गवर्नमेंट ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास। ठीक है, आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो 1858 है इसको अच्छे से देख लेना कि कितनी कौन असिस्ट करता था, और चार्टर एक्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको मत तो छोड़ना ही मत। उसके बाद देखते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट। इंडियन काउंसिल एक्ट जो 1892 में आया था वो क्या था, हैव द पावर टू डिस्कस बजट एंड एड्रेसिंग क्वेश्चन टू एग्जीक्यूटिव। इसमें क्या हो गई थी, पावर दे दी गई थी कि हम क्या कर सकते हैं, बजट को डिस्कस कर सकते हैं और क्वेश्चन भी क्या कर सकते हैं, एड्रेस कर सकते हैं। जैसे आज भी जो हमारा बजट निकलता है उसमें भी जब वो पेश किया जाता है, पेश किए जाने के बाद उसमें क्वेश्चनिंग होती है, क्वेश्चनिंग वगैरह करके स्टार्ट मार्क, अनस्टार्ट मार्क, ये सब कुछ करके इस बजट को फॉर्म किया जाता है। तो बजट के बारे में भी हम अलग से लेक्चर बनाएंगे क्योंकि ये भी पॉलिटी का पार्ट है, वो आगे आने वाली वीडियोज में बनाएंगे। अभी आप फोकस करो इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, ठीक है, जो आपके एग्जाम प्रोस्पेक्टिव व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। नॉन ऑफिशियल मेंबर ऑफ अ लेजिस्लेटिव काउंसिल, जितने भी नॉन ऑफिशियल मेंबर थे ना लेजिस्लेटिव काउंसिल के, वर नॉमिनेटेड बाय द बंगाल चैम्बर ऑफ अ कॉमर्स एंड द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। उनको नॉमिनेट किया जाने लगा बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, जितने भी नॉन ऑफिशियल मेंबर्स थे। ठीक है, इससे क्या हुआ कि जो नॉन ऑफिशियल मेंबर थे ना प्रोविंशियल काउंसिल के, वर टू बी नॉमिनेटेड बाय, मतलब जितने भी नॉन ऑफिशियल मेंबर थे लेजिस्लेटिव काउंसिल के प्रोविंशियल के अंदर, ठीक है, उनको नॉमिनेट किया जाने लगा सेंट्रल लोकल बॉडीज से। लोकल बॉडी मींस यूनिवर्सिटीज उनको अपॉइंट करने लगी, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स, जमींदार्स एंड म्युनिसिपल पार्टीज, ये क्या करने लगी, नॉमिनेट करने लगी। ठीक है, कि इनको मतलब ऐड करना शुरू कर दो हमारी काउंसिल के अंदर वगैरह, क्योंकि हमें हमारी पीछे वाली इंडियन काउंसिल में ये पढ़ा कि हमें क्या करना था, एक्सपेंड करना था काउंसिल के साइज को। नेक्स्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिफॉर्म इज अ मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म 1909। इसकी तो डेट ही पूछ ली जाती है, कब आया था, 1909। ठीक है, एंड सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट, इसमें जो मॉर्ले है ना, मॉर्ले ये तो है सेक्रेटरी ऑफ अ स्टेट, ठीक है, जो क्राउन को रिप्रेजेंट करता था। और मिंटो क्या है, इज अ वायसराय। क्या है मिंटो, वायसराय। नंबर ऑफ एडिशनल मेंबर रेज्ड, जितने भी एडिशनल मेंबर थे इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर वो हमने इंक्रीज कर दिए 16 to 60। ठीक है, एंड द साइज ऑफ अ प्रोविंशियल काउंसिल वाज इनलार्ज्ड बाय एडिंग इलेक्टेड नॉन ऑफिशियल मेंबर्स। ठीक है, एंड ऑफिशियल मेजोरिटी वाज गॉन, कि हमने क्या करना शुरू कर दिया, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के साइज को बढ़ाने के लिए हमने ऐड करना शुरू कर दिया नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को। ठीक है, वो भी इलेक्टेड। और पीछे वाली में क्या किया था हमने 1892 के अंदर, उसमें हमने नॉमिनेट करना शुरू कर दिया था लोकल बॉडीज को। ठीक है, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को ही, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स के लिए ही। एंड इलेक्शन वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द काउंसिल, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड दिस मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म 1909, कि इलेक्शन को फर्स्ट टाइम कब इंट्रोड्यूस किया गया, द इलेक्शन वाज इंट्रोड्यूस्ड इन काउंसिल ड्यूरिंग द मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म 1909। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 2-3 क्वेश्चन तो मैं इस पे देख भी चुकी हूँ, एज इट इज आया हुआ है। लेजिस्लेटिव काउंसिल वर empowered टू मूव रेजोल्यूशन ऑन बजट, कि लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसको पावर दे दी गई कि वो रेजोल्यूशन चला सकती है बजट के ऊपर, या फिर ऑन एनी मैटर ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, कोई भी ऐसा मैटर पब्लिक इंटरेस्ट, एक्सेप्ट कुछ ऐसे मैटर को छोड़ के, जैसे कि आर्म्ड फोर्स पे लेजिस्लेटिव काउंसिल को पावर नहीं थी, फॉरेन अफेयर्स के ऊपर पावर नहीं थी और इंडियन स्टेट्स के ऊपर पावर नहीं थी, उसको पावर थी बजट के ऊपर और कुछ पब्लिक मैटर्स के ऊपर, लेकिन किनको छोड़ के, आर्म्ड फॉरेन और इंडियन अफेयर्स को छोड़ के। नेक्स्ट, provided separate representation of a Muslim community and sowed the seed of a separatism. This one is the most important point, कि first time किसने ये कहा था कि सेपरेट रिप्रेजेंटेशन करो मुस्लिम का, मुस्लिम कम्युनिटी के लिए सेपरेट रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, मॉर्ले मिंटो ने। और मॉर्ले मिंटो ने ही सेपरेट मतलब अलगाव, जो हमने सेपरेटिज्म हुआ था हमारा मुस्लिम और हिंदूज का, उससे पहले यूनिटी थी हमारे पास। 1857 से पहले जब
उससे पहले जो हुए थे उससे पहले हमारे पास यूनिटी थी, हिंदू मुस्लिम एक थे, उन्हें आजादी चाहिए थी। बट इस टाइम जब मोरले मिंटो रिफॉर्म आया तो उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, उन्होंने मांग करनी शुरू कर दी कि जो मुस्लिम कम्युनिटी उसको अलग करो, उसको अलग से रिप्रेजेंटेशन दो, अलग से उसको सीट्स प्रोवाइड करवाओ। तो ऐसा कुछ करने से क्या हो गया कि जो सेपरेटिज्म है उसके सीट्स सोल्ड हो चुके थे। ठीक है, सो इलेक्शन वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है एंड मुस्लिम वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्लीज फोकस ऑन दैट। ओके, तो आगे हमारे बच के मॉन्ट चैम्सफोर्ड रिफॉर्म, गवर्नमेंट ऑफ एक्ट 1935 और इंडियन काउंसिल एक्ट, अभी आगे और भी बाकी है, तो वो हम देखेंगे कल की वीडियो में। तो आप इन सबको अच्छे से रिवाइज करना, अच्छे से इनके नोट्स बनाना एंड इन सब से आपके 1-2 क्वेश्चन तो बने ही बनेंगे। ओके, सो प्लीज इस वीडियो को अगर आपको हेल्पफुल लगे तो प्लीज जितने भी नीडी पीपल्स हैं उनको सेंड कीजिए, शेयर कीजिए एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर अपडेट।